दुनिया भर में इस बात का खौफ है कि बीजेपी तीसरी बार आती है तो कौन से बड़े फैसले लेने वाली है। क्या नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा फैसला करने वाले हैं जिसके बारे में वो बार बार चुनावी रैली में जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करूंगा, छोटा हमने कभी सोचा ही नहीं। अमित शाह के 15 मई के इंटरव्यू में भी ये दावा किया गया कि 4 जून के बाद कईयों के बुखार उतर जाएंगे। तो आखिर ये सरकार करने क्या वाली है? अगर पीओके पर सरकार कुछ करने जा रही है तो इसमें देश का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन बयानों से कुछ साफ होता है कि देश में कुछ बड़े एक्शन की तैयारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप शर्मा हैं, जिनको 22 सालों का पत्रकारिता में अनुभव है और वो बहुत बारीकी से आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार तीसरे टर्म में करने क्या जा रही है। हमारे दूसरे सहयोगी प्रकाश ललित हैं, जिनको पत्रकारिता में अच्छा अनुभव है और राजनीति इनकी एक दिलचस्पी है। राजनीति में पिछले 10 सालों से आप और पिछले 22 सालों से आप जर्नलिज्म में हैं। बहुत सरकारों को आप लोगों ने आते जाते देखा होगा। पहले मैं आप पर आता हूं कि सरकार ऐसा क्या करने जा रही है, किस चीज का इशारा है बार बार, ये मतलब कमिटमेंट करना बार बार कि कुछ बड़ा करेंगे, और ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, बड़ा करने के लिए अभी क्या क्या बचा हुआ है ना? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सीए का तो आपने देख लिया, वो तो आज शुरू भी हो गया, सर्टिफिकेट भी इशू हो गया, तो सीए तो हो गया, जिसका विरोध लोग कर रहे थे नहीं होगा नहीं होगा। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ शाहीन बाग में, इतना लंबा चौड़ा हुआ, लेकिन वो हो गया। 370 तो हो ही गया। अब बचा क्या है? एक पीओके, राम मंदिर भी हो गया। अब बचा है एक पीओके पे बहुत क्लियर है, पीओके पे बहुत क्लियर है। जयशंकर ने ये बोला है कि वो हिस्सा है, अमित शाह बोलते आए हैं, राजनाथ सिंह ने भी बोला है, वो बोल रहे हैं कि सवाल ही नहीं है कि हिस्सा है या नहीं है। अब ये सवाल नहीं उठता है। वो बोल रहे हैं ये सवाल पूछिए कि कब्जा कब हट जाएगा, है ना? सवाल ये होना चाहिए, और वो अब ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक्शन होगा। पीओके में तो इंटरनेशनल इशू है, अगर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देश में मुझे लगता है कि कांग्रेस भी और बाकी पार्टियां भी सरकार का बहुत विरोध नहीं कर पाएंगी। तो सरकार को बार बार ये क्यों कहना पड़ रहा है भारत के प्लेटफॉर्म पे कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, एक बार कहा कि जनता का साथ चाहिए। मैं वो जानना चाहता हूँ प्रकाश भाई कि क्या ऐसा बड़ा करेंगे कि जनता को साथ लाना पड़ेगा? जैसे नोटबंदी हो गई, प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, कोविड टाइम में थाली बजवाई, आरती करवाई। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक जो सबसे बड़ा है वो जनसंख्या नियंत्रण है, जिसका संदेश उन्होंने दे दिया है। अभी हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि ज़्यादा बच्चे वाले का मतलब मेरा किसी एक खास जाति समुदाय से नहीं था। उन्होंने बोला कि हर जहाँ पे भी गरीबी है, जिस कम्युनिटी में, वहाँ पे आप ज़्यादा बच्चे देखेंगे। जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ गरीबी है, वहाँ आप देखेंगे। और उन्होंने ये संदेश साफ साफ दे दिया कि भाई उतने बच्चे पैदा करो जितने को संभाल सको, सरकार के भरोसे मत पैदा करो। ये बहुत क्लियर बोला है। तो मुझे लगता है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठीक है, बहुत बड़ा है, और इसमें जनता का साथ चाहिए, इसमें जनता का साथ चाहिए हो। 2 कानून आपने बता दिया, दो एक्शन आपने बता दिया। एक तो पीओके हो गया, पीओके के साथ बलूचिस्तान आप जोड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बलूचिस्तान तो देखिए, बलूचिस्तान अभी नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप वो हो सकता है। अभी पहला तो पीओके और जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 आप देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इन दोनों मुद्दों से अलग? यूसीसी तो होने ही जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम वो होने जा रहा है। और सर जैसे कह रहे हैं, जनता का साथ सरकार इसीलिए मांग रही है कि जनसंख्या कानून में जनता की सोच और उनका वो चाहिए सर समर्थन। यूसीसी पर भी लोगों का समर्थन चाहिए। पीओके मुझे बहुत जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है अभिषेक, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया। आप देखो हमारे वाले हिस्से में सर, कश्मीर में जो कुछ पाकिस्तान, मैं पीओके पे नहीं आ रहा हूँ आपसे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 2 और जोड़िए कि यूसीसी तीसरा मुद्दा हो गया। और आप ये समझ लो कि अभी के समय हम लोग जो 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, काशी विश्वनाथ और मथुरा में जो ईदगाह है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे लगता है सरकार रिजॉल्व करने जा रही है। और इस बार हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी ना जाना पड़े। ये सब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश का मुस्लिम समाज शायद आपसी भाईचारे में ही ये
वो कर देगा, क्योंकि ये तीसरी बार अगर सरकार मेजोरिटी में आ गई तो निश्चित तौर पर उस तरफ भी दिशा जा रही है सर। मतलब ये अभिषेक वो मुद्दे हैं, ये आपने 4 मुद्दे हो गए कुल। एक पहला आपका पीओके, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून, तीसरा आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, चौथा हिंदू मुस्लिम विवाद भी खत्म हो जाएगा। 5वां मुद्दा मैं एक और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ सरकार जा रही है? आप दोनों से छूट रहा है शायद। देखो एकदम मैं जब सर से तुम बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया है, फिर अचानक निकल गया। सरकार परिसीमन की तरफ भी जा रही है, 2027 तक परिसीमन। वन नेशन वन इलेक्शन पे आते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। पहले परिसीमन होना है सर। नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़नी है, साउथ में भी कुछ सीटें बढ़नी है, लेकिन वो बनिस्पत आप हमारा जो नया वाला संसद भवन है उसमें 800 से ज्यादा कुछ सीटें हैं सर। परसीमन, दरअसल परसीमन अगर नरेंद्र मोदी ने अपने सत्ता में रहते कर दिया, दर्शक भी जान लें, तो फिर बीजेपी को हटाना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यूपी की 80 सीटें लगभग 250 भी हो सकती है ना। तो 250 में योगी आदित्यनाथ फिर फ्रंट पर आएंगे और फिर बीजेपी अच्छा कर सकती है। बार बार 400 की बात इसीलिए कर रही है क्योंकि जो डिसीजंस लेने हैं वो पॉलिसी मेकिंग वाले डिसीजंस हैं, कि जहां जरूरत होगी किसकी जन समर्थन की। केवल नंबर्स की बात नहीं कर रहा सर, वो नंबर्स तभी होंगे बीजेपी के पास जब वो वोट शेयर भी 50% के आसपास होगा। 50% वोट शेयर के साथ ही आप वो 400 तक जा सकते हो। तब तो पब्लिक डोमेन में कहोगे कि देखो जी, इंदिरा जी के जाने पर भी इतना वोट शेयर कांग्रेस को नहीं मिला था जितना वोट शेयर हमारे मांगने पर मिला है, हमारे मुद्दों पर मिला है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि साउथ के बाद राज्यसभा में भी सीटें बढ़ जाएंगी ना। राज्यसभा में दोनों सदनों में फिर बराबर उनका बहुमत हो जाएगा। और सीटें बढ़ने का मतलब है कि बीजेपी को तो लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हालांकि ये चीज बीजेपी तोड़ने में लगातार लगी हुई है कि साउथ इंडिया से अगर बीजेपी। वो तो ठीक है, साउथ इंडिया पे हम नहीं जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आपका 5 मुद्दा हो गया वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, ठीक है। और भी आपको लग रहा है कि सरकार आते ही तुरंत एक्शन लेने वाली है? इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, जो फॉरेन पॉलिसीज के लेवल पे हो सकता है, इंटरनल मैटर्स पे हो सकता है। लेकिन आप देखो, ये सब वो वादे नहीं है जो बीजेपी ने आज कहे हैं और कल किया है। ये 70 से सर ये लोग कहते रह रहे हैं, जनसंघ के जमाने से, और तब से उन्होंने कुछ चीजें पूरी कर दी। 370 उन्होंने पूरा कर दिया सर, राम मंदिर पूरा कर दिया। इसीलिए मिला है, जब मौका मिला है तो वो पूरा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पत्रकारिता में बहुत सरकारें आपने देखी होंगी, आपका करियर शायद 2002 में शुरू हुआ था केबीसी के साथ। 2000 में कौन बनेगा करोड़पति में आप थे, फिर वहां से आप गए आज तक, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते गए और फिर आपने आखिरी में ग्लोबल भारत से पहले एक इंटरनेशनल चैनल में काम किया, वी ऑन में आपने काम किया। मुझे आप ये बताइए कि जब आप इलेक्शन देखते हैं, जैसे 22 का इलेक्शन हमने देखा, हमने अपने फेसबुक पर बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखा कि 320 से 340 सीटें आएंगी, वो होता हुआ आपने भी देखा होगा। तो आपने कैसे देखा कि सरकार जब आने वाली होती है तो कैसे मतलब लोग बदल जाते हैं या फिर लोगों की बोली बदल जाती है? वो मैं थोड़ा समझना चाहूँ। किस आकलन पे आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकार आएगी तभी तो ये फैसले 5 होंगे? तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम करने जा रही है सरकार? देखिए, एक तो की भाषा आप देखिए नेताओं की बदल गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है सब में, चाहे वो कोई भी बीजेपी के कोई भी नेता हो। बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, पीएम मोदी तो शुरू से थे ही कॉन्फिडेंट थे। शाह बोल रहे थे लगातार, आप जयशंकर का देख लीजिए, जयशंकर की यही बातें हैं। दूसरी बात, मेरा आप सवाल आप नहीं समझे, मैं दोबारा आपको एक बार सवाल पे ले जाता हूँ। 2004 में जो हुआ था वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति का एक एग्जाम्पल है। शाइनिंग इंडिया का नारा दिया बीजेपी ने और बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो उस चुनाव में आप चुनावी असाइनमेंट पे काम करते थे आप, और देश भर के रिपोर्टर आपसे कांटेक्ट में थे। तो उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए, शाइनिंग इंडिया जो था ना, वो आपको ऊपर बहुत सारी बातें जो जैसे टेक्नोलॉजी की बातें थी, जो आम आदमी के समझ से बाहर के मुद्दे थे बहुत सारे। शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी, लेकिन उसमें आम आदमी के मुद्दे उसमें नहीं थे उस समय भी, और वो आज वाली स्थिति भी नहीं थी जो आज समझ में जो करके दिखाया है। अभी क्या हुआ, 2 टर्म में हमने करके दिखाया, मतलब ये बोल रहे हैं पीएम मोदी कि हमने करके दिखाया है और जनता को दिख रहा है कि जो वादे किए हैं, हाँ वो हमने मतलब किया है, बीजेपी ने कर दिया। तो अब ट्रस्ट लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ा हुआ है। उस समय मौका ही नहीं मिला था शाइनिंग इंडिया से पहले कुछ करने का, और ना कुछ हुआ था। उसमें बूथ भी शायद उतना मजबूत बीजेपी का नहीं था उस वक्त। और ये पन्ना प्रमुख और बूथ जो है, आप प्रधानमंत्री को देखिए, हर रैली में ये बात बोल रहे हैं कि बूथ हमको जीतना है, बार बार ये कहते हैं कि बूथ हमको जीतना है। तो मतलब जमीन पे वो अभी भी बात कर रहे हैं कि जमीनी लेवल पे हमको आगे आना है, जब उनको पता है कि अगर हम बूथ जीत गए तो अपने आप जीत जाएंगे ऊपर।
तो बार बार बूथ की बात करते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कि ये हर इलेक्शन में, जैसे 2022 के इलेक्शन में हम आप दोनों देख रहे थे कि जब हम लोग ये बात दावे के साथ कर रहे थे, और दावे के साथ नहीं, फैक्ट के साथ कर रहे थे, जब हम लोग ग्राउंड में जाके और जो असली बातें होती थी उससे निकाल के हम लोगों ने डाटा दिया कि हाँ ये जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, फेज वाइज। लेकिन उस समय भी यही होता था, हर फेज में ये बताया जाता था जो लोग होते थे अपोजिशन कि बीजेपी यहाँ लूज कर रही है। हाँ, यूपी विधानसभा में कई लोगों ने हमें बोला कि अरे क्या चला रहे हो, आप तो गवाह हैं, क्या चला रहे हो, बंद हो जाएगा, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, आप लोग गलत चला रहे हो। फाइनली क्या हुआ? इसी तरह से लोकसभा में, पिछले लोकसभा में भी यही हुआ था। नहीं, हर चरण में एक अखिलेश यादव के एक बहुत करीबी आदमी हमारे ऑफिस में आए हुए थे, तो मेरे वो पुराने जानकार हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अखिलेश यादव का मैं मतलब करीबी हूँ और मुझे पता है कि सरकार अखिलेश यादव की आ रही है, सारे अधिकारियों का मूवमेंट हो गया। और 6 तारीख की बात है, और 6 तारीख को आपने देखा कि कई संपादकों ने लिख भी दिया था। सवाल ये है प्रकाश भाई कि आपके पास भी अच्छा अनुभव रहा है, आप एक ऐसे पत्रकार के साथ काम कर चुके हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि बीजेपी की 150 सीटें आएंगी, और आप अजीत अंजुम जब न्यूज़ 24 में जब आप थे उनके साथ और आप उनके लिए सबसे बड़ा सवाल का रिसर्च करते थे, तो भाई कौन सही है, प्रकाश ललित सही है या अजीत अंजुम सही है? क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है सर सही गलत से? मतलब वो तो देखो, हम हमारे मन में सोचें और उसी को यथा स्थिति समझ लें और वही रिसर्च के नाम पे डाल दें या फिर कह दें यही है, तो ये पत्रकारिता तो नहीं होती अभिषेक, जर्नलिज्म नहीं होता सर। आज भी मुझे याद है 2014 16 मई जिस दिन रिजल्ट आना है, सुबह 5 बजे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अचानक से संपादक साहब आते हैं ऑफिस में, कौन कौन है यहाँ बीजेपी वाला? संपादक मतलब अजीत अंजुम, ठीक है, ठीक। संपादक महोदय आए, बोले कौन कौन है यहाँ बीजेपी वाला? तो मैं तो तुरंत इंटर्न था उस समय, तो सब लोग वैसे देखने लगे उनको, नहीं कौन कौन ये चाहता है कि मोदी आ रहे हैं, किनको लगता है कि मोदी आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनके? सबने हाथ उठा लिया। तो कह रहे हैं अच्छा अभी देखता हूँ, आज मैं सबको देखता हूँ। ऐसे मजाक ही में कहा उन्होंने, वो मजाक ही था, मजाक ही में कहा था उन्होंने। लेकिन अब ऐसे हो गए हैं कि जर्नलिज्म ये हो गया है कि वो माने बैठे हैं 2014 से 24 हो गया अभिषेक। आप 10 साल। मुझे एक कहानी बताओ, एक बार आप शो कर रहे थे, आप चूंकि उस शो में रिसर्च करते थे और अजीत अंजुम जी अपने चैनल पर बैठ के उस वक्त न्यूज़ 24 में सबसे बड़ा सवाल में पूछ रहे थे, मोदी कर रहे थे, तो किसी का कॉल आया था जिसने कहा कि मोदी आपके पिताजी नहीं है, आप मोदी कर रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए सर, क्या हुआ कि चाणक्य वो देते थे ना वो लोग, क्या कहते हैं उसको, एग्जिट। सर एग्जिट पोल आया उत्तर प्रदेश का, तो सभी राज्यों का जा रहा था, तो अपना सब पढ़ते जा रहे थे, एक एक राज्य करके वो लोग रिलीज कर रहे थे, तो प्रिंटर से असाइनमेंट निकाल रहा था, वो लेके मुझे उस समय हमारे स्वर्गीय हो गए अरुण पांडे जी थे असाइनमेंट हेड, वो देते थे, कहते थे प्रकाश जी अजीत जी को दे आओ, तो नीचे जाके सर मैं स्टूडियो तक देता था। एक पर्ची उत्तर प्रदेश की निकली सर, उसने चाणक्य ने ये कह दिया कि 70-75 सीटें दे दी, उसने +-2 कर दिया उसमें, यूपी में। वो देख के असाइनमेंट पे सब पागल कि ये क्या नंबर है, मतलब 14 तो ऐसा ही इलेक्शन था। लोगों ने कहा अरे ये क्या बवाल है। पांडे जी फोन किए चाणक्य वाले को कि क्या करना है, इसको देना है नहीं देना? बोला अरे सर एकदम दो। मैं लेके सर चला गया स्टूडियो, मैंने वो तो स्टूडियो ऑन कैमरा रहता है तो लोग नीचे से पास करते, मैंने वो पर्ची पास की, अजीत जी देखे, पीसीआर ने से कमांड भी नहीं लिया, देखे उनका मूड ऑफ, बोले चलिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वहां मैनेजिंग एमडी थी, अभी भी हैं, अनुराधा जी खुद थी, और भी सर बहुत सारे विश्लेषक, मुझे ध्यान नहीं, अजीत जी ने कहा, मानक गुप्ता थे, कहा कि चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते हैं। अब जब कह दिया, एंकर ने कह दिया, पीसीआर ब्रेक पे चला गया, ऐसे लिया फेंक दिया, मैडम वही है, लिया फेंक दिया। ये जर्नलिज्म देखो क्या है भाई, आपने जिस एजेंसी को हायर किया है, जो एजेंसी आपके लिए एग्जिट पोल कर रही है, वो करके दे रही है, तो भरोसा तो रखो। फेंक दिया, और मैडम से चर्चा होने लगी वहीं बैठ के कि यार मैडम ये कैसे चला सकते हैं, 80 में से 70 दे रहा है, ये तो मैं तो नहीं करूंगा, वहीं कह दिया मैं नहीं करूंगा। अनुराधा जी भी चिंतित कि भाई वो नंबर दरअसल पहली बार हो रहे थे अभिषेक की, सालों बाद कोई फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ रही थी और उसका एग्जिट पोल था। पब्लिक पागल, सारे विशेषज्ञ पागल, बोले अब क्या करें? तो मैडम ने कहा कि सुनो ऐसा करो, इसको 60-65 ऐसा कर दो और ±15 कर दो, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा कि मान लो 65 दिखा रहे हो, कल को घटके भी आ गया तो कहोगे ना, कम से कम ये तो नहीं कहोगे 90% मार्क्स दे रहा हूं।
अजीत जी बड़ी मुश्किल से तैयार, लेकिन मुझे अभी भी इस पे यकीन नहीं है। बोले नहीं चलो फिर भी इसको बैलेंस कर। मतलब जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, यही मैंडेट भाई, एग्जिट पोल जो एजेंसियां करती तो हैं, फिर क्या करती तो फिर मैं मतलब ये समझ पा रहा हूँ कि इस बार के नतीजे भी अप्रत्याशित होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। हमने पहले इस बात पे बहस की कि 5 मुद्दे कौन से होंगे जिस पर मोदी सरकार फैसला लेने जा रही है, और फिर हमने यही समझने की कोशिश की कि ये अगर तभी हो पाएगा जब सरकार आएगी, अगर आ रही है तो क्यों। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से या फिर नई सरकार।